नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 1 मई क्या दुनिया को नए संकट में डालने वाली? क्या जो जंग सीज फायर के जरिए थमी थमी नजर आ रही थी, क्या वो फिर से बेलगाम हो सकती है? और क्या ट्रंप के लिए फिर से जंग में कूदना या फिर जंग से निकलना कानूनी तौर पर भी जरूरी हो गया है? क्या है अमेरिका की 60 दिनों की घड़ी जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है? और क्या इस मियाद के बाद ट्रंप की राष्ट्रपति की कुर्सी भी जा सकती है? जैसे ही ट्रंप ने बंदूक के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली और कहा कि तूफान आने वाला है, इसके मायने क्या है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ट्रंप अमेरिकी कानून में फंस गए हैं, या तो अब वो भयंकर जंग करेंगे या फिर समझौता करना होगा। लेकिन ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं और ट्रंप जंग के लिए तैयार नहीं, तो फिर कल के बाद क्या होगा? और वो कौन सा कानून है जो ट्रंप पर नकेल कस सकता है? साथ ही दुनिया पर मई का महीना कितना भारी पड़ेगा, चलिए आपको समझाते हैं। ट्रंप वैसे तो अपने विवादित बयानों की वजह से ईरान को मिर्ची लगाते रहते हैं और सीजफायर के बीच जहां शांति के साथ बातचीत होनी चाहिए, ट्रंप अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो भड़काऊ होते हैं। लेकिन आज ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट की जिसमें लगभग सारी सीमाओं को लांघा गया। जरा देखिए, ये वो पोस्ट है जो शेयर की गई और इस पर लिखा हुआ था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। और इसीलिए क्या वाकई में 1 मई के बाद फिर से जंग शुरू होगी? क्योंकि 1 मार्च को जंग शुरू हुई, 1 मई तक 60 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है। क्या अब ट्रंप के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा? और क्या जो ऑप्शन है वो ईरान के ऊपर पूरी क्षमता के साथ हमला करने का है? क्योंकि जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं उस तस्वीर को जरा फिर देखिए, क्योंकि उस पर ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जगह स्टेट ऑफ ट्रंप लिखा है। ये देखिए जरा, ये वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर ट्रंप ने शेयर की और इस पर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा गया है। यानी कि अमेरिका के पूरे कंट्रोल में यह हॉर्मुज है। और इसके बाद बाकायदा ईरान ने बयान दिया और कहा कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाहरी ताकत नजर आएगी उसे समंदर की गहराई में हमेशा के लिए डुबो दिया जाए। लेकिन आज बात 1 मई के बाद उठने वाले तूफान की है, जो वैश्विक संकट को या तो गहराएगा या वैश्विक संकट को अपने साथ उड़ाकर ले जाए। 1 मई को खत्म हो रही समय सीमा अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य हमला शुरू किया था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद को इसकी औपचारिक जानकारी 2 मार्च को दी थी। उस हिसाब से 60 दिनों की एक कानूनी मियाद 1 मई को खत्म हो रही है। यह समय सीमा अमेरिकी कानून वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत आती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी के लिए अमेरिकी नौसेना वहां तैनात है। यह नियम उन नौसैनिकों और जहाजों पर भी लागू होगा। अब तक अमेरिकी कांग्रेस ने इस युद्ध को अपनी मंजूरी नहीं दी है। इसका मतलब यह कि अगर कल कांग्रेस की मंजूरी ट्रंप के पास नहीं होती है तो फिर ट्रंप को अगले 30 दिनों के अंदर सभी सेनाओं को वापस बुलाना होगा, इस युद्ध को खत्म करना होगा, या यूं कहिए कि ईरान पर मैसिव अटैक करके अगले 30 दिनों के अंदर इस जंग को पूर्ण विराम की तरफ ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वाकई में ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? ट्रंप के खिलाफ महाभियोग अमेरिका में आ सकता है और क्या कानूनी अड़चन ट्रंप के सामने आ सकती है? क्योंकि वहां 2 अलग अलग मत है। इस वक्त एक मत है जो ट्रंप का है और दूसरा है जो कांग्रेस का है, और दोनों के बीच में पावर फाइट इस वक्त नजर आ रही है। जरा देखिए दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप कहते हैं कि मैं कमांडर इन चीफ हूं, इसलिए मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने डिसीजन ले सकता हूं। जबकि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस क्या कह रही है? वो कह रही है कि युद्ध का अधिकार हमारे पास है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, यहीं से विवाद शुरू हो रहा है। और इस विवाद के बीच में 60 दिन की मियाद पूरी हो रही है। इस 60 दिन की मियाद पूरी होने के बाद आप मानकर चलिए कि वॉर पावर रेजोल्यूशन एक्ट ट्रंप के अधिकारों को सीमित कर सकता है। हालांकि इसके लिए इन अधिकारों को मानना और ना मानना
ये ट्रंप पर निर्भर करता है, क्योंकि ट्रंप के पास इसके बाद भी 30 दिन होंगे, लेकिन वो 30 दिन एक रिवर्स काउंटडाउन की तरह होगा, जिस काउंटडाउन में हर एक दिन के बाद ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाए। लेकिन क्या वाकई में इससे पहले के राष्ट्रपति भी वॉर पावर रिजोल्यूशन के अधीन थे? क्या उनके ऊपर भी यह कानून लागू होता था? क्योंकि अमेरिका ने लगभग हर 5 साल में एक जंग के मैदान में नया मोर्चा खोला है। तो जरा इसका इतिहास समझिए। ये एक अमेरिकी कानून है जिसे 1973 में पास किया गया था, ताकि राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसका मकसद यह है कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के लंबे समय तक युद्ध छेड़ ना सके। राष्ट्रपति अगर अमेरिकी सेना को किसी संघर्ष में भेजें तो 48 घंटे में कांग्रेस को जानकारी देना जरूरी होता है। इसको ऐसे समझिए, 28 फरवरी को अमेरिका इस जंग के मैदान में कूदा तो 1 मार्च को, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसने कांग्रेस को इसकी जानकारी दी, क्योंकि यह कानून यह बाध्य करता है राष्ट्रपति को कि वो 48 घंटे में कांग्रेस को जंग की जानकारी दे। उसके बाद से 60 दिन में कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेनी होती है, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस अनुमति नहीं देती तो राष्ट्रपति को 30 दिनों के भीतर, यानी कि शुरुआत से कुल 90 दिन की समय सीमा में सेना को वापस बुलाना होता है। यानी यह वॉर पावर्स रेजोल्यूशन कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी राष्ट्रपति अकेले लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की भूमिका मजबूत करना इसका मकसद था। अब इसे मोटे तौर पर समझिए। 28 फरवरी को ट्रंप इस जंग के मैदान में कूदते हैं। 48 घंटे में कांग्रेस को इस बारे में बताना होता है। 24 घंटे के अंदर ट्रंप कांग्रेस को इसकी जानकारी देते हैं। जानकारी देने के 60 दिन के अंदर इसकी मंजूरी लेनी होती है, यानी कि 1 मार्च से 1 मई के बीच में ट्रंप बाकायदा इस जंग को अपने हिसाब से चला सकते थे। लेकिन 60 दिन की मियाद पूरी होने के बाद कांग्रेस से मंजूरी जरूरी है, और वो मंजूरी कल ट्रंप को लेनी होगी। क्या वाकई में ट्रंप के लिए राह इतनी आसान है? और क्या अमेरिका के अंदर जंग के समर्थन में अमेरिकन से हैं, क्या कांग्रेस से है, यानी कि रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स क्या दोनों हैं? दरअसल ट्रंप की पार्टी के अंदर ही ट्रंप को लेकर मतभेद है। ऐसे में क्या वहां ट्रंप को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर परमिशन नहीं भी मिलती तो भी ट्रंप के पास 30 दिन होंगे, 30 दिन के अंदर अपनी सेना को वापस बुलाने का। 1973 में इस कानून को लागू करना क्यों जरूरी हुआ? उससे पहले लंबी लंबी जंगें चली, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। वर्तमान में भी अमेरिका इसका खामियाजा भुगत रहा है और अमेरिका पर इस जंग का एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन वियतनाम वॉर से इसकी जड़ें सीधे जुड़ी है। जब अमेरिका धीरे धीरे वियतनाम में फंसा गया और राष्ट्रपति ने बिना साफ युद्ध घोषित किए सैनिक वहां पर भेज दिए, कांग्रेस और जनता को लगा कि राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पावर ले रहा है, और इसलिए 1973 में कानून लाकर कहा गया कि अब बिना पूछे युद्ध नहीं चलेगा। और इसीलिए बाकायदा इस कानून को लाया गया और इसमें 60 दिन का लॉकिंग पीरियड लगाया गया। लेकिन 60 दिन बाद क्या होगा? 60 दिन की समय सीमा खत्म होने पर ट्रंप के पास 3 रास्ते होंगे। वो कांग्रेस से युद्ध जारी रखने की मंजूरी मांग सकते हैं, इसकी संभावना 50-50 है। अमेरिका की सैन्य भागीदारी कम करना शुरू कर सकते हैं ताकि कांग्रेस को लगे कि हां, युद्ध को समेटा जा रहा है और सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। एक सीमित समय के लिए विस्तार ले सकते हैं कि मसलन अगले 30 दिन, अगले 60 दिन का वक्त दिया जाए और उसके अंदर इस जंग को एक मुहाने पर, एक परिणाम पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। कानून एक बार 30 दिन का अतिरिक्त समय देता है, लेकिन यह सिर्फ सैनिक सुरक्षित वापस लाने के लिए होता है, न कि हमला जारी रखने के लिए होता है। मतलब अगर कल ट्रंप कांग्रेस का समर्थन हासिल नहीं कर पाते तो फिर ट्रंप के पास यह विकल्प बिल्कुल नहीं होगा, कानूनन तो नहीं होगा, कि वो ईरान पर एक मैसिव अटैक करे, क्योंकि जो 30 दिन का समय है ये अपनी सैन्य क्षमताओं को, सैनिकों को वापस अमेरिका सुरक्षित लाने के लिए है, ना कि उनको जंग के मैदान में झोंकने के लिए। हालांकि अमेरिका के अंदर से ही यह माना जा रहा है कि ट्रंप इसको नहीं माने। क्यों नहीं मानेंगे ये भी आपको बताते हैं, लेकिन ट्रंप को संसद की मंजूरी बड़ी मुश्किल है। और बड़ी मुश्किल क्यों है?
क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में साधारण बहुमत आवश्यक होता है। लेकिन अब तक इस कार्रवाई को लेकर कोई औपचारिक मंजूरी नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की अपनी पार्टी के कम से कम 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ हैं, जिससे बहुमत जुटाना कठिन हो सकता है। यानी ट्रंप की राह आसान नहीं है। हालांकि जब बात अमेरिका की आएगी, अमेरिका की अस्मिता की आएगी, तो हो सकता है कि उस मुद्दे पर सभी ट्रंप को अगले 10-15 दिन की मोहलत दे कि इसमें आप इस जंग को खत्म कीजिए, अमेरिका की विन कंडीशन को क्रिएट कीजिए, ईरान को झुकाइए और उसके बाद इस जंग को खत्म कीजिए। लेकिन ये ट्रंप अकेले नहीं है जो इस स्थिति में फंसे हैं। इससे पहले के कई राष्ट्रपति हैं जिनके सामने एक कानून भी आया, 60 दिन की बाध्यता भी आई और उन्होंने इसका उल्लंघन भी किया। कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने वॉर पावर रेजोल्यूशन के प्रावधानों को पूरी तरह से नहीं माना। और इनमें कौन कौन है? इनमें निक्सन है, रोनाल्ड रीगन है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, बिल क्लिंटन है, ओबामा है और खुद ट्रंप रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि यह कानून राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप करता है, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और त्वरित सैन्य कार्रवाई की हो। यही तर्क ट्रंप एक बार फिर दे सकते हैं और सीनेट या कहें कि कांग्रेस के फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप के ऊपर उनकी पार्टी का दबाव भी है, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन 6 मंथ के बाद है और वहां की जनता के अंदर भी इसको लेकर गुस्सा है कि ट्रंप अमेरिका को बेवजह जंग के मैदान में झोंक रहे हैं। एक सर्वे भी हुआ, रॉयटर्स इप्सोस के मुताबिक। क्या कुछ इस सर्वे में सामने आया जरा देखिए। सिर्फ 34% अमेरिकी लोग ही इस युद्ध के पक्ष में हैं। जनता के इस मूड को देखते हुए ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी अब असहज महसूस कर रहे हैं। यूटा से रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कार्टिस ने साफ कहा है, अगर 60 दिन के अंदर संसद की मंजूरी नहीं मिली तो वो इस युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। ट्रंप के पास सिर्फ एक रास्ता है, संसद इस समय सीमा को 30 दिन के लिए और बढ़ा दे, लेकिन इसके लिए वोटिंग करानी होगी, जो आसान नहीं होगी कि वो ट्रंप के पक्ष में आए। और इसीलिए पहली बार ऐसा हो सकता है कि इस कानून का असर नजर आए। हालांकि इससे पहले हमने निक्सन का जिक्र किया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जिक्र किया, ओबामा का जिक्र किया। ये वो राष्ट्रपति जिन्होंने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 50 सालों में पहली बार ऐसा हो सकता है कि इस कानून की जद में ट्रंप नजर आए। कई राष्ट्रपतियों ने इस कानून की अनदेखी की है, ये सच है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। अगर 1 मई तक अमेरिकी सेना वहां तैनात रहती है तो यह कानून पहली बार असल में प्रभावी साबित हो सकता है। डेमोक्रेट्स इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपनी रिपोर्ट में खुद को कमांडर इन चीफ बताते हुए कार्रवाई को सही ठहराया, लेकिन कानूनी तौर पर बिना संसद की अनुमति के वो लंबे समय तक जंग को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी शक्तियों को सीमित किया गया है कानून के जरिए। लेकिन इस जंग को अगर खत्म करना है तो बातचीत के जरिए समझौते करने होंगे, लेकिन समझौते हो नहीं पा रहे। समझौते क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अमेरिका और ईरान बातचीत में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और वो लंबे वक्त तक फंसा रहेगा। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से शांति स्थापित नहीं हो पा रही? उनमें जो सबसे पहला है वो है परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है कि अगर रोक लगानी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं होगी। इस समझौते को ईरान स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा है यूरेनियम का भंडार। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है और अमेरिका इसके बिना समझौता नहीं करेगा। ये दोनों वो पॉइंट है, पहला परमाणु हथियार बनाना और दूसरा संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपना। ये 2 ऐसे बिंदु हैं जिन पर अमेरिका समझौता नहीं करेगा। तीसरा है हॉर्मुज का खुलना। ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाता तब तक वो इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता
पाबंदियां नहीं हटेंगी, क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि जंग के मैदान में गोला बारूद से ज्यादा अमेरिका को अगर घुटनों पर कोई लाएगा तो वो हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी, क्योंकि इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है वहां स्टोरेज क्षमता खत्म होगी और वहां उनको प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा, जो काफी एक्सपेंसिव होता है, और इससे ईरान में महंगाई बढ़ जाएगी, वहां की जनता में अराजकता आएगी और वो ही अपनी सरकार को अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए मनाने को विपक्ष करेगी। इसके अलावा एक और इशू है, हालांकि इस पर अमेरिका मान सकता है, वो है फ्रोजन एसेट। ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं, उसके करीब 20 अरब डॉलर जो कि सीज कर लिए गए हैं वापस किए जाएं। इस पर अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो ऐसा कर सकता है बशर्ते ईरान बाकी शर्तों को मान ले। वहीं युद्ध का हर्जाना, ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमले से उसे जो नुकसान हुआ है उसके लिए करीब 270 अरब डॉलर का मुआवजा दिया जाए। इस पर भी हो सकता है कि अमेरिका टेबल पर बैठे तो नेगोशिएट किया जा सके कि भाई कितना पैसा दिया जा सकता है और वो कितनी इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है। इसके अलावा रीजनल इन्फ्लुएंस, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी समूह जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन कम करे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी सीमित करे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर वो हिजबुल्लाह, हमास और हुती इनको अपने से अलग करता है तो इनडायरेक्टली जो रेड सी के अंदर उसका कंट्रोल है वो खो देगा, और इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। यानी कि 3 ऐसे इश्यूज हैं जिस पर ईरान नहीं मानेगा। पहला, अपने परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोक देना, दूसरा, अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंप देना, और तीसरा, अपने अलायंस यानी कि हुती, हिजबुल्लाह और हमास इनको पूरी तरह से समर्थन देना बंद कर देना। और इसके बिना अमेरिका नहीं मानेगा, क्योंकि जो खेमेनोई है, मुस्तफा खेमेनोई है, वो खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार और मिसाइल की ताकत ये ईरान की संपत्ति है, इसे किसी को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खेमेनोई ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खेमेनोई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब एक नए दौर शुरू हो चुके हैं, जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। खेमेनोई ने कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने यानी कि बेस इतने कमजोर है कि वो खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वो इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा, दरअसल अमेरिका और ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते? इस समुद्री रास्ते में अब दुश्मन की मनमानी और दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं, और जो बाज नहीं आएगा उसे सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। क्या वाकई ईरान सीधा अमेरिका से लड़ने को तैयार है? क्योंकि यहां लड़ाई ईरान की अस्मिता की है, यहां लड़ाई अयतुल्ला खमेनेई के सपनों की है, जिसे फिलहाल ईरान पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जब तक वहां IRGC का कंट्रोल रहेगा, ईरान इस जंग में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या वाकई में जो कानून है, उस कानून के जरिए ट्रंप पीछे हट सकते हैं कल के बाद? लीबिया मामले से इसको समझिए। 2011 में लीबिया में सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। उस समय नेता थे मुअम्मर गद्दाफी। हालात बिगड़े तो अमेरिका और नाटो ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के हवाई हमले किए, बिना कांग्रेस से औपचारिक युद्ध की अनुमति लिए ऑपरेशन चलाया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के 60 दिन के नियम के बावजूद ऑपरेशन जारी रखा, जिस पर विवाद हुआ कि क्या अमेरिका ने इस कानून का उल्लंघन किया। उस समय राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार ने तर्क दिया था कि यह फुल स्केल वॉर नहीं है, इसलिए वॉर पावर रेजोल्यूशन पूरी तरह से लागू नहीं होता। क्या यही ट्रंप कह सकते हैं कि वो फुल स्केल वॉर के अंदर नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इस वॉर के अंदर है और इसलिए इस पावर का इस रेजोल्यूशन के दायरे में नहीं आता। लेकिन ये जो पूरा संघर्ष है,
इस संघर्ष के बीच में यूएस के पास क्या क्या विकल्प हैं, जरा इन विकल्प पर भी एक गौर फरमाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो लगातार अमेरिका क्रिएट कर रहा है, मसलन बातचीत के जरिए, ईरान के ऊपर और संशय लगाने के जरिए, यूएन के जरिए दबाव बनाकर। दूसरा है लिमिटेड मिलिट्री एक्शन जो वो कर ही रहा है कि एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, वॉर डिक्लेयर किए बिना ऑपरेशन को अंजाम दे ताकि इस रेजोल्यूशन, इस कानून के दायरे में आने से वो बच जाए। तीसरा फुल स्केल वॉर, कांग्रेस से अनुमति लेकर खुला युद्ध करे, यानी कि कल कांग्रेस से अनुमति ले कि हां वो वॉर के अंदर है और ईरान के ऊपर मैसिव पावर के साथ अटैक करे। इसके अलावा प्रॉक्सी स्ट्रेटजी, किसी दूसरे देश ग्रुप को सपोर्ट देना, मसलन इजराइल को इतना सपोर्ट दे दिया जाए कि वो ईरान के साथ फुल स्केल वॉर के अंदर आए और जो अमेरिका चाहता है वो अमेरिका सीधा ना करके इजराइल के जरिए अपने टारगेट्स को पूरा कर दे। इसकी संभावना पूरी है। लेकिन अब सवाल यह कि 1 मई को अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर वैश्विक प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन का जो राइडर है उसमें ट्रंप फंसे हैं। अब या तो वो प्रॉक्सी वॉर में जाएंगे या कांग्रेस से परमिशन लेकर फुल फ्लैश्ड वॉर के अंदर खुद आएंगे। दोनों स्थिति के अंदर विश्व पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, जरा ये भी देखिए। दरअसल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने की वजह से जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, तेल की कीमतें बढ़कर $135 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे भीषण वैश्विक ईंधन संकट पैदा होगा। युद्ध के कारण वैश्विक विकास दर 2026 में धीमी होकर 3.1% पर आ सकती है, जबकि मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि का अनुमान है जो यूरोपियन संघ में 2.6% से 4.4% के बीच हो सकती है। 1 मई के बाद समुद्री मार्गों के प्रभावित होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। उत्पादों की डिलीवरी में 10 से 20 दिन की देरी हो सकती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, जिससे ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही सप्लाई चेन में रुकावटें भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा खाद्य उर्वरक की कीमतों में 31% से ज्यादा की वृद्धि संभावित है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा और दुनिया भर में खाद्य कीमतों में उछाल आ सकता है। तो 1 मई के बाद ट्रंप का तूफान क्या वैश्विक शांति की तरफ दुनिया को लेकर जाएगा या विश्व युद्ध की तरफ? ये कांग्रेस से परमिशन मिलने और ना मिलने के बीच में फंसा है। और साथ में ट्रंप क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस कानून को अपने ऊपर मानने को तैयार है या इसका उल्लंघन करके सुप्रीम कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन दोनों ही सिचुएशन में वो जंग में बने रह सकते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।